गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम अपरदन चक्र पर डेविस के विचारों के बारे में बात कर रहे थे और आज हम बात करते हैं पेंक के विचारों के बारे में, अपरदन चक्र के बारे में। तो पेंक जो है ये जर्मन भूगोलवेता थे और पेंक ने स्थल रूपों के विकास के एक नए मॉडल का प्रतिपादन किया जिसे उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस का नाम दिया। और पेंक के मॉडल का मेन जो एम था, उद्देश्य था, वो ये था कि वो बहिर्जात प्रक्रमों और आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास और उसके कारणों की का पता लगाना चाहते थे। पेंक ने स्थल रूपों की विशेषताओं की व्याख्या के आधार पर किसी भी प्रदेश के विवर्तनिक इतिहास की व्याख्या करना वो चाहते थे। तो पेंक के मॉडल का जो प्रमुख संदर्भ तंत्र है वो ये है कि किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों की विशेषताएं वहां की विवर्तनिकी घटनाओं से संबंधित होती हैं। ठीक है। स्थल रूपों का विकास जो है वो स्थल रूपों का विकास समय आधारित ना होकर के समय स्वतंत्र होता है। किसी क्षेत्र विशेष में स्थल रूपों की विशेषताएं इस प्रकार अंतर्जात बलों की तीव्रता और पदार्थों के बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा विस्थापन यानी कि अपरदन और परिवहन का जो अनुपात होता है उसकी परिचायक होती है। पेंक ने अपना सिद्धांत जो है वो जर्मन भाषा में दिया गया था, इसलिए पेंक विश्व के सबसे अधिक गलत समझे गए वो आकृतिक विज्ञानवेता है। उनका सिद्धांत जर्मन भाषा में होने के कारण जिसका प्रकाशन पेंक के सिद्धांत जो है उसके प्रकाशन के जर्मन भाषा में होने के कारण भू आकृतिक विचारों को लोग सही ढंग से नहीं समझ पाए। इसके कारण बहुत सारी भ्रांतियां जो है, भ्रम जो है वो उत्पन्न हुए। अभी तक भी यह निश्चय नहीं हो सका है कि पेंक ने अपने भूआकृतिक सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग किया है या नहीं किया है। पेंक ने अपने सिद्धांत में संभवतः डेविस की चक्रीय संकल्पना को नजरअंदाज करने के लिए जानबूझकर उन्होंने अवस्था संकल्पना का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि पेंक ने अवस्था के स्थान पर एंटिक्लुम नामावली का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है विकास यानी कि डेवलपमेंट। और इस प्रकार पेंक ने तरुण प्रौढ़ा जीर्णावस्थाओं के स्थान पर क्रमशः आफस्तिजिंड एंटिक्लुम जिसका अर्थ है बढ़ती दर से विकास, फिर ग्लिक फॉर्मिंग एंटिक्लुम यानी समान दर से विकास और आबस्तिजिंड एंटिक्लुम यानी कि घटती दर से विकास शब्दों का प्रयोग किया है। और उत्थान से पूर्व स्थल खंड के लिए पेंक ने प्राइमारंभ शब्द का प्रयोग किया है। यह प्राइमारंभ जो है यह स्थलखंड आकृति विहीन समतल प्राय धरातलीय भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि अपरदन क्रिया प्रारंभ होने से पहले जो स्थलखंड है उसके लिए पेंक ने प्राइमारंभ शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है एक आकृति विहीन समतल प्राय धरातलीय भाग। पेंक ने भी अपना जो मॉडल है वो ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया है और पेंक के अनुसार स्थल रूप जो है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर और अपरदन तथा पदार्थों के विस्थापन की दर जो है उनके बीच का अनुपात का प्रतिफल है। स्थल रूपों के विकास में समय की कोई भूमिका नहीं होती है। पेंक के अनुसार स्थल रूपों का विकास जो है वो अपरदन चक्र, यद्यपि पेंक ने चक्र शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया है, लेकिन स्थल रूपों का विकास जो है वो प्राइमारंभ में उत्थान के साथ ही प्रारंभ होता है। जबकि डेविस ने क्या कहा था कि जब तक उत्थान की क्रिया होती है अपरदन चक्र प्रारंभ नहीं होता है। लेकिन पेंक ने कहा कि स्थल रूपों का विकास जो है वो प्राइमारंभ में उत्थान के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। प्राइमारंभ का उत्थान जो है वो विभिन्न दर से, विभिन्न गति से संपादित होता है, ऐसा पेंक का कहना है। इन्होंने अगर हम इस आरेख को देखें तो ये घाटी की तली है,
ये जो है ये जल विभाजकों का शिखर है, जिसके लिए ये इन्होंने बॉश-यूज़ेन और गुरुत्व ढाल है ये वाला, ये हॉल्डन है, ये वॉश ढाल है, ये एंड्रम है। और जहां उन्होंने डेविस ने मोनोनॉक शब्द का प्रयोग किया था, उसके लिए पैंक ने इंसेलबर्ग का प्रयोग किया है। ये ऊंचाई दिखा रही है जो वर्टिकल लाइन है, ये प्राइमारंभ है। यहाँ से उत्थान की दर बता रहा है, ये यहाँ पर जाकर के उत्थान समाप्त हो गया है। अब हम इनके द्वारा जो अवस्थाएं दी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे, तब हम वापस इस रेख के ऊपर आएंगे। तो पैंक ने कहा कि उत्थान जो है वो मंद गति से होता है और इस उत्थान की अवधि जो है वो लंबी होती है। इसके बाद त्वरित गति से तथा बाद में समान दर से उत्थान होता है। अंत में घटती दर से उत्थान होता है और अंततः उत्थान जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके दौरान स्थल रूप का विकास जो है वो निम्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिनके बारे में भी बताया था शॉर्ट में। आफस्तीजिंडे इंटिकुलम, ग्लिक-फॉर्मिंग इंटिकुलम और आबस्तीजिंडे इंटिकुलम, इनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो उन्होंने बताया है प्रावस्था, वो है आफस्तीजिंडे इंटिकुलम। इसे स्थल रूपों की तीव्र गति से विकास की प्रावस्था भी कह सकते हैं। प्रारंभ में स्थलखंड में मंद गति से उत्थान होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उत्थान की दर जो है वो अधिक हो जाती है। घाटियां तीव्र गति से घाटी गर्तन करती हैं और उसके द्वारा अपनी घाटियों को वो गहरा करती हैं, लेकिन घाटी की गहराई में वृद्धि की तुलना में उत्थान जो है वो अधिक होता है इस आफस्तीजिंडे इंटिकुलम प्रावस्था में। इसका मतलब है कि निम्नवर्ती अपरदन की तुलना में जो उत्थान है स्थल खंड का वो अधिक हो रहा है। इस प्रकार लगातार निम्नवर्ती अपरदन और घाटी गर्तन के कारण संकरी और वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। चूंकि घाटी गर्तन की दर उत्थान की दर से कम है, इसीलिए निरपेक्ष उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है। इस अवस्था में जल विभाजकों के शिखर और नदियों की घाटियों की तली में निरंतर वृद्धि होती रहती है। और निम्नवर्ती अपरदन या घाटी गर्तन में सतत वृद्धि के कारण सापेक्षिक उच्चावच जो है वो भी लगातार बढ़ता रहता है आफस्तीजिंडे इंटिकुलम प्रावस्था में। नदियों की घाटियों के पार्श्व ढाल उत्तर ढाल वाले होते हैं। अब आती है ग्लिक फार्मिंग इंटिकुलम, यानी कि डेविस की प्रौढ़ावस्था थी यहाँ पर, उसकी जगह इन्होंने ग्लिक फार्मिंग इंटिकुलम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है स्थल रूपों के समान विकास की प्रावस्था। इसमें उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर के आधार पर इस अवस्था को 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, ए बी सी। जो प्रावस्था ए है उसमें बढ़ती दर से उत्थान होता है और निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है, क्योंकि उत्थान की दर जो है वो अभी भी निम्नवर्ती अपरदन की तुलना में अधिक होती है। यद्यपि निरपेक्ष उच्चावच अधिकतम होता है, परंतु सापेक्षिक उच्चावच जो है वो स्थिर रहता है, क्योंकि जल विभाजक जो होते हैं उनके शिखर तल की ऊंचाई में कमी की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार इस अवस्था को समान विकास की प्रावस्था कहते हैं। जबकि जो बी वाली प्रावस्था है उसमें निरपेक्ष उच्चावच में न तो वृद्धि होती है और न ही कमी आती है। ठीक है, वह स्थिर रहता है क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण और उत्थान की दर बराबर हो जाती है। अब उत्थान जो है वो अब भी हो रहा है, लेकिन जितना उत्थान हो रहा है उतना उसका अपरदन होता जा रहा है। सापेक्षिक उच्चावच स्थिर रहता है क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण द्वारा जो अवनयन की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर होती है। तीसरी जो प्रावस्था है, प्रावस्था सी ग्लिक फार्मिंग इंटिकुलम की, इसमें क्या होता है स्थल खंड का उत्थान समाप्त हो जाता है।
शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच में कमी होने लगती है क्योंकि उत्थान का अभाव है, परंतु शिखर तल का निम्नीकरण जारी है। लेकिन सापेक्ष उच्चावच जो है वो स्थिर रहता है क्योंकि शिखर तल की ऊंचाई में अपर्दन द्वारा अवनयन की दर निम्नवर्ती अपर्दन द्वारा घाटियों के गहरा होने की दर के बराबर होती है। इसी कारण इस प्रावस्था में भी समान विकास की प्रावस्था होती है। तीसरी जो प्रावस्था है पेंक के सिद्धांत की, वो है आवस्थेजिंडे इंटिग्रलों, अर्थात स्थल रूपों की घटती दर से विकास की प्रावस्था। इसमें क्या होता है, पार्श्विक अपर्दन जो है वो लंबवत अपर्दन की तुलना में अधिक होता है, यानी कि नदियां जो होती है वो इस प्रकार इस साइड में अपर्दन अधिक करती है बजाय ऊपर से नीचे की ओर। इसलिए घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी जो होती है वो चौड़ी होने लगती है। जल विभाजकों के शिखरों की ऊंचाई में भी कमी आने लगती है, सापेक्ष उच्चावच में भी गिरावट आने लगती है, और घाटी के पार्श्व ढाल में जो दो भाग होते हैं, ऊपरी भाग का ढाल जो है वो खड़ा होता है जिसे पेंक ने गुरुत्व ढाल या बाश-चुज़ेन कहा है। यानी कि जो घाटी है इसमें घाटी में ये वाला जो ढाल है, ऊपरी ढाल, ये खड़ा होता है और इसके लिए इन्होंने बाश-चुज़ेन या गुरुत्व ढाल का प्रयोग किया है। जबकि घाटी पार्श्व का निचला भाग को वॉश ढाल या हॉल्डेनहेड कहा है। इस प्रावस्था के अंतिम चरण में बाश-चुज़ेन में इतना ह्रास हो जाता है कि वो तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ियों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें पेंक ने इंसेलबर्ग कहा है। अंततः इंसेलबर्ग भी समाप्त प्राय हो जाते हैं और समस्त स्थलखंड जो है वो अवतल ढाल वाले हॉल्डेनहेड का स्थल खंड के ऊपर अवतल ढाल वाले हॉल्डेनहेड वॉश ढाल का विस्तार हो जाता है। आवस्थेजिंडे इंटिग्रलों के अंत में उत्पन्न इस तरह की विस्तृत सतह को एंड्रम्प की संज्ञा दी है, जिसकी तुलना डेविस के पेनिप्लेन से की जाती है। अब हम पेंक के सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं। तो पेंक का जो सिद्धांत है वो दुरूह जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ और अंग्रेजी अनुवादक जो थे उन्होंने गलत अनुवाद या व्याख्या की, जिसके कारण पेंक के स्थलाकृतियों के विकास के मॉडल की प्रारंभ से ही सही व्याख्या नहीं हो पाई। पेंक से संबंधित मॉडल की अमेरिका में उसी तरह निर्ममता के साथ आलोचना की गई जैसे डेविस के मॉडल की जर्मनी में दुर्गति हुई। पेंक के सिद्धांत के अधिकांश आलोचकों ने अपने विचारों की अंग्रेजी में गलत व्याख्या की, इसकी वजह से पेंक के सिद्धांत की काफी आलोचना हुई और सारांश में पेंक के सिद्धांत को उतनी मान्यता नहीं मिल पाई जितनी कि डेविस के सिद्धांत को मिली है। ये तो बात हुई पेंक के अपर्दन चक्र से संबंधित जो सिद्धांत उन्होंने दिया, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। अब कई बार क्या होता है कि हमारे एग्जाम में ये आ जाता है कि अलग से ना पूछ करके कि डेविस के सिद्धांत दीजिए या पेंक का सिद्धांत दीजिए, कई बार प्रश्न ऐसे उत्पन्न होता है कि डेविस और पेंक के विचारों का तुलनात्मक व्याख्या कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो अब हम बात करते हैं डेविस और पेंक के जो संकल्पनाएं हैं उनकी तुलना करते हैं। अगर हम तो डेविस जो है दोनों का जो दृष्टिकोण है उसमें भी अंतर है, जिसका मूल कारण उनके दोनों का जो अध्ययन क्षेत्र है वो अलग रहा है। डेविस का उद्देश्य जो है वो वर्तमान भौम्याकृति की व्याख्या के साथ साथ भविष्य में होने वाली विकास की प्रावस्थाओं का अध्ययन करना था, जबकि पेंक का मुख्य उद्देश्य जो है वो वर्तमान भौम्याकृति के आधार पे पूर्व की जो भौम्याकृतियां थी या भौतिक इतिहास था उसकी व्याख्या करना था। इस प्रकार डेविस का जो दृष्टिकोण है वो अग्रदृष्टा यानी कि भविष्य की ओर देखने वाला, आगे की ओर देखने वाला था, जबकि पेंक का जो दृष्टिकोण है वो पश्चिम दृष्टि यानी पीछे की ओर देखने वाला, इतिहास की ओर देखने वाला था। तो अब हम देखें कि दोनों के सिद्धांतों में क्या अंतर थे। तो डेविस के अनुसार उत्थान और अपर्दन की जो प्रक्रियाएं हैं वो साथ साथ
घटित नहीं होती हैं, जबकि पैंक ने बताया कि उत्थान और अपरदन जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ समय के बाद उत्थान जो है वो समाप्त हो जाता है। डेविस ने उत्थान की गति को बहुत तीव्र बताया और अवधि अल्प बताई, जबकि पैंक के अनुसार उत्थान की गति और अवधि जो है वो असमान होती है। प्रारंभ में तीव्र होता है, फिर तीव्रतर होते हुए वो अंतिम अवस्था तक मंद होता हुआ उत्थान जो है वो समाप्त हो जाता है। डेविस के अनुसार चक्र का प्रारंभ विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों पर प्रारंभ होता है, जबकि पैंक के अनुसार इसका प्रारंभ समान संरचना वाले प्राइमारम के उत्थान से होता है। डेविस ने स्थल रूपों के विकास में संरचना को विशेष महत्व दिया है, लेकिन पैंक ने इसे विशेष महत्व नहीं दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, डेविस के अनुसार स्थलाकृति जो है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है, जबकि पैंक ने कहा कि स्थलाकृति या स्थल रूप जो है वो उत्थान की प्रावस्था, यानी कितना उत्थान हुआ है, उसकी क्या प्रावस्था और दर, तथा निम्नीकरण की दर, यानी कि विभिन्न अपरदन के प्रक्रम जो है उनके द्वारा स्थल रूप का जो निम्नीकरण किया गया है उस दर के संबंधों का प्रतिफल होता है। डेविस ने चक्रीय स्थल रूपों के विकास की 3 अवस्थाएं बताई, युवा, प्रौढ़ा, वृद्धावस्था, जबकि पैंक ने स्थल रूपों के विकास में आबस्तीजेंडे, ग्लिकफार्मिंग और आफस्तीजेंडे, ग्लिकफार्मिंग और आबस्तीजेंडे इंडिप्लुम नामावलियों का प्रयोग किया, जो कि ढालों के विकास को भी सूचित करती है। डेविस ने अपरदन चक्र के विश्लेषण में ढाल को कोई महत्व नहीं दिया, जबकि पैंक ने ढालों की भूमिका पर भी विशेष महत्व दिया। ठीक है, उनके अनुसार उत्थान गति और अपरदन दर की भिन्नता के आधार पर विभिन्न प्रकार की ढाल का विकास होता है। डेविस के अनुसार चक्र का अंत संप्राय मैदान के रूप में होता है, जबकि पैंक ने चक्र का अंत जो है वो एंड्रम्ब के रूप में बताया है। डेविस का दृष्टिकोण अग्रदृष्टा का है, जैसा भी मैंने बताया था, जबकि पैंक का दृष्टिकोण जो है वो रूढ़िवादी पश्च दृष्टा का है। डेविस के अनुसार स्थलखंड का विकास अधविनाश यानी डाउन वेस्टिंग का प्रतिफल, जबकि पैंक ने इसे पृष्ठ विनाश यानी बैकवर्ड वेस्टिंग का प्रतिफल माना है। इस प्रकार हमारा अपरदन चक्र का जो टॉपिक है ये पूरा होता है। इसमें हमने डेविस के विचारों की बात करी, पैंक के विचारों की बात करी, डेविस और पैंक के विचारों का तुलनात्मक हमने बात करी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें, समझें और पढ़ें। थैंक यू।